अस्सलाम वालेकुम जी। माई सेल्फ हाफिज़ मोहम्मद उमर एंड वेलकम टू माई चैनल स्टडी विद उमर। टुडे वी विल डिस्कस करंट अफेयर्स ऑफ 31 जुलाई। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है नैन्सी पेलोसी's ट्रिप टू एशिया। इनका जो एशिया का ट्रिप है नैन्सी पेलोसी का वो स्टार्ट हो चुका है। ये बेसिकली हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में स्पीकर हैं अमेरिका में। तो इनका जो डेलीगेशन है वो हवाई स्टेट से जो है ना वो टेक ऑफ कर चुका है। पहले इन्होंने सिंगापुर जाना है, देन मलेशिया, फिर साउथ कोरिया एंड फाइनली जापान। ताइवान का भी इन्होंने मेंशन नहीं किया, लेकिन इनके इरादे हैं ताइवान जाने के। इन्होंने काफ़ी दिन पहले जो है ना वो डिस्क्लोज़ किया ये कि मैं ताइवान मैंने जाना है। तो अभी इसको देखना है, ये देखना बाकी है कि ये ताइवान जाती हैं या नहीं जाती। जो इनका जो विज़िट था बेसिकली ये तो अप्रैल में होना था, अप्रैल 2022 में, लेकिन कोविड हो गया इनको, जिसकी वजह से ये नहीं जा सकी। लेकिन अगर चाइना ने कहा है कि अगर ये विज़िट होता है तो हम मिलिट्री काउंटर मेजर्स लेंगे, फोर्सफुल रिटेलिएशन हम करेंगे, क्योंकि ये चाइना ताइवान को जो है ना अपना हिस्सा समझते हैं। तो एक ही चाइना दुनिया में है, वन चाइना पॉलिसी चाइना कहता है उसको फॉलो करें। कोई भी जो है ना वो ताइवान को कंसिडर ना करे कि ये चाइना अलग से कोई कंट्री है, तो ये बेसिकली हिस्सा है चाइना का। तो इस वजह से जो है ना जो भी कंट्री ताइवान के सपोर्ट में आता है या उसको रिकॉग्नाइज़ करता है तो चाइना उसके अगेंस्ट काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो डिप्लोमेटिक मेजर्स भी लेता है और जो है ना स्ट्रिक्ट एक्शन लेता है। तो ये लास्ट विज़िट अगर किसी यूएस ऑफिशियल का हुआ था जो हाई रैंकिंग था तो वो 1997 में उस टाइम के जो स्पीकर थे उनका नाम है न्यूट गिंगरिच। तो इन्होंने विज़िट किया था। उसके बाद अब अगर नैन्सी पेलोसी का विज़िट होता है तो ये हाईएस्ट 1997 के बाद होगा। तो अगर इसकी लोकेशन हम देखें तो ये मेनलैंड चाइना है और ये ताइवान है। ताइवान को बेसिकली हम फॉर्मोसा भी कहते हैं, ओल्ड नेम है ताइवान का। तो ये एक चेन ऑफ आइलैंड के ऊपर लोकेटेड है। ये मैंने ब्लैक से जो डॉटेड लाइंस लगाई हुई हैं, तो ये फर्स्ट आइलैंड चेन इसे कहते हैं। तो यहाँ पे बेस इस जो है ना आइलैंड चेन की खासियत ये है कि यहाँ पे जो अमेरिका के अलाइज़ हैं वो ज़्यादातर यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ये अगर आप देखें साउथ कोरिया, ये भी अमेरिका के अलाई है, फिर जापान आ जाता है, फिर उसके बाद ये ताइवान, फिर फ़िलीपींस। तो ये सारे कंट्रीज़ जो है ना फर्स्ट आइलैंड चेन के ऊपर एग्जिस्ट कर रहे हैं। और जो ताइवान है ये भी यहाँ पे ही एग्जिस्ट करता है। और ये चाइना और ताइवान के बीच में जो है ना ताइवान स्टेट है। इस ताइवान स्टेट में जो है ना चाइना अक्सर जो है ना मिलिट्री ड्रिल्स करता रहता है ताकि जो है ना वो थ्रेटन किया जा सके ताइवान को, ताइवान के लोगों को। अब हिस्टोरिकली अगर हम देखें, हिस्ट्री में पास्ट में देखें तो 17वीं सेंचुरी में चाइना जो मेनलैंड चाइना है वहाँ पे एक डायनेस्टी थी, उसका नाम था किंग डायनेस्टी। उसने ताइवान को एडमिनिस्टर करना स्टार्ट किया 17वीं सेंचुरी में। लेकिन 1895 में जापान और चाइना की वॉर हुई, उसे कहते हैं फर्स्ट साइनो जापानीज़ वॉर। चाइना हार गया, तो इसकी वजह से फिर उन्होंने जो है ना ये आइलैंड है, जो ताइवान का आइलैंड है जिसको ये एडमिनिस्टर कर रहे थे 17वीं सेंचुरी से, इन्होंने फिर ये जापान को दे दिया 1895 में। लेकिन 1945 में जब जापान वर्ल्ड वॉर 2 हार गया तो चाइना ने ये आइलैंड जो है ना वो वापस ले लिए। जापान बेसिकली हारा था। ये 6 अगस्त और 9 अगस्त को जो लिटिल बॉय और फैट मैन जो गिराए थे ना, जो एटम बम गिराए थे अमेरिका ने जापान के ऊपर, 2 शहर थे इनके, हिरोशिमा और नागासाकी। तो उसकी वजह से फिर ये वर्ल्ड वॉर 2 हार गए। तो चाइना ने जो है ना अपना इलाका जो था वो जो 1995 में इनको दिया था वो टुक बैक वापस ले लिया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, सिविल वॉर इन मेनलैंड चाइना वो जो है ना स्टार्ट होगी दो जो है ना फोर्सेस के दरमियान में। एक जो पार्टीज़ कह लें, 2 पार्टीज़, कम्युनिस्ट पार्टी थी और एक थी नेशनलिस्ट। कम्युनिस्ट को जो है ना वो लीड कर रहे थे माओ जेडंग और नेशनलिस्ट को लीड कर रहे थे चैंग कैशेक। ठीक है, ये 2 आपस में पार्टीज़ बनी, इनकी सिविल वार हुई। तो अल्टीमेटली कम्युनिस्ट वॉन कर गए 1949 में और चाइना जो है ना समझ बन गया, आज़ाद हो गया। और नेशनलिस्ट जो है ना वो फ्लैट टू ताइवान, ये ताइवान चले गए। तो करंटली जो है ना 13 कंट्रीज़ जो है ना 13 मुल्क हैं दुनिया के जो ताइवान को रिकग्नाइज़ करते हैं। बाकी कंट्रीज़ अगर 193 मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशंस के, तो उनमें से जस्ट 13 कंट्रीज़ हैं जो कि ताइवान को रिकग्नाइज़ करते हैं ऑफिशियली। ताइवान की इतनी इंपॉर्टेंस इसलिए है कि ताइवान जो है ना सेमीकंडक्टर्स फॉर्मेशन का जो है ना वो हब है। दुनिया में 50% से ज़्यादा, अगर एग्जैक्ट फिगर मैं आपको बताऊं तो 65% दुनिया के जो
सेमीकंडक्टर्स हैं वो ताइवान में बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे सिलिकॉन चिप्स वगैरह जो होती हैं ना वो इधर अवेलेबल हैं। तो इनकी एक कंपनी है, उसका नाम है ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। तो ये जाइंट है एक सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। अगर ताइवान में कोई वॉर होती है तो दुनिया में जो है ना ये इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इक्विपमेंट्स हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो नुकसान होगा। जिस तरह मोबाइल फ़ोन हैं और लैपटॉप्स हैं और इसी तरह दूसरे जो आलात हैं उनमें जो है ना उनकी जो फॉर्मेशन है वो रुक जाएगी। तो ये बहुत ज़्यादा वर्ल्ड इकॉनमी को जो है ना वो धचका लगेगा। तो इस लिहाज से ताइवान बहुत इम्पोर्टेंट है। और यूएन की मेंबरशिप की बात करें 1945 से 1971 तक ताइवान, जिसको नाम दिया गया था रिपब्लिक ऑफ चाइना, और जो मेनलैंड चाइना जो चाइना है उसको हम कहते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी। तो पीआरसी को तो इस्टेब्लिश जो है ना यूएन में एक्सेप्ट किया गया 1971 में। और इस 1971 तक जो है ना 1945 से लेकर 1971 तक ये रिपब्लिक ऑफ चाइना ही था, जिसको जो है ना यूनाइटेड नेशन की जो परमानेंट सीट भी दी गई थी। और यही मेंबर था ताइवान ही जो है ना यूएनएससी का भी मेंबर था। उसके बाद जाकर 1971 में जो है ना पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो है ना वो ऑफिशियल स्टेटस दिया गया यूनाइटेड नेशंस में। इसके बाद जो सेकंड न्यूज़ है रशियाज़ न्यू नेवल डॉक्ट्राइन। रशिया ने अपनी जो है ना न्यू नेवल डॉक्ट्राइन दे दी है अपने नेवी डे के मौके पर, जो कि 31 जुलाई को मनाया जाता है एनुअली। तो 55 पेजेस की ये डॉक्ट्राइन है। इसमें इन्होंने बताया कि यूएसए जो है ना वो हमारे लिए सबसे बड़ा थ्रेट है। और इसके साथ साथ अगर हम रशिया की कोस्ट लाइन की बात करें, क्योंकि नेवी की बात हो रही है, तो उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है कि इनकी कोस्ट लाइन की लेंथ कितनी है, 37,650 किलोमीटर्स। तो ये इनकी कोस्ट लाइन है जो कि काफ़ी बड़ी है। और अगर हम रशिया के हाइपरसोनिक मिज़ाइल्स की बात करें तो इनके पास तीनों टाइप के मिज़ाइल्स हैं, एयर वाले भी हैं और एंटी शिप, यानी कि लैंड से भी कर सकते हैं, एयर से भी कर सकते हैं, वाटर से भी कर सकते हैं। जो इनके एंटी शिप मिज़ाइल है, जो शिप से जो चला सकते हैं ये, तो वो है ज़िरकॉन उसका नाम है। और डैगर मिज़ाइल जो है ना वो एविएशन है, एयर से लॉन्च कर सकते हैं। और एवनगार्ड जो है वो कॉम्बैट मिज़ाइल है जो ग्राउंड से कर सकते हैं। बेसिकली जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल होता है वो मैक 10 की स्पीड से मूव करता है। ऐसा मिज़ाइल होता है जिसकी स्पीड ऑफ साउंड से जो है ना स्पीड 10 गुना ज़्यादा होती है। तो इतनी तेज़ी से जो कोई मिज़ाइल अगर जाए तो उसको काउंटर करना किसी भी डिफेंस सिस्टम के लिए, एयर डिफेंस सिस्टम के लिए जो है ना वो इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ज़िरकॉन, डैगर और एवनगार्ड ये बहुत ज़्यादा डेडली मिज़ाइल्स हैं। डैगर तो अभी इन्होंने रिसेंटली यूज़ भी किया है यूक्रेन के ऊपर। जब इन्होंने इन्वेड किया है तो उसके जो है ना कुछ ही महीनों के अंदर, 1 महीने के अंदर ही अंदर जो है ना इन्होंने यूज़ किया डैगर मिज़ाइल यूक्रेन के ऊपर। तो ये हिस्ट्री में फ़र्स्ट टाइम यूज़ हुआ है किसी ने के जो है ना वो हाइपरसोनिक मिज़ाइल यूज़ किया हो किसी कंट्री ने, तो ये फ़र्स्ट टाइम हुआ है। नेक्स्ट जी थर्ड न्यूज़ है डेब्रिस ऑफ चाइनीज़ रॉकेट। तो चाइना ने एक रॉकेट लॉन्च किया था 24 जुलाई को 2022 को। तो इसे चाइनाज़ मोस्ट पावरफुल रॉकेट भी कहा जाता है। उसका नाम है लॉन्ग मार्च B5 रॉकेट। तो ये अनकंट्रोल, इसका कुछ डेब्रिस जो था ना वो ज़मीन पे आ रहा था, जो कि अभी फ़िलिपाइन के करीब जो है ना समुंदर में गिर गया। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली आप कह लें, वहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। तो रिपोर्ट अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। तो ये समंदर में जो है ना फ़िलिपाइन के करीब गिर गए। और इस तरह के इंसिडेंट पहले भी हो चुके हैं 2016 में और 2020 में। चाइना के जो है रॉकेट्स जो है ना उनका वो ज़मीन में गिर चुके हैं। तो इनका जो फर्स्ट स्पेस स्टेशन था टियांगोंग 1, तो वो भी क्रैश हो गया 2016 में, क्रैश हुआ पैसिफिक ओशन में। और इसी के साथ साथ 2020 में 18 टन का एक रॉकेट था जो कि अनकंट्रोल्ड जो है ना वो फल कर गया, गिरा, नीचे गिरा 2020 में। तो ये इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं काफ़ी ज़्यादा। नेक्स्ट है जी सऊदी अरेबियाज़ GDP। सऊदी अरेबिया की जो GDP है ना वो सेकंड क्वार्टर में, इस ऑन गोइंग फाइनेंशियल ईयर में जो सेकंड क्वार्टर है उसमें जो है ना वो 11.8%, यानी कि ऑलमोस्ट 12% जो है ना वो ग्रो की है। उसकी मेन रीज़न ये है कि जो ऑयल प्राइसेस हैं उसमें स्पाइक आया है। मतलब जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रही है उसकी वजह से जो है ना ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, और जिसका बेनिफिट सऊदी अरेबिया के हुआ है, क्योंकि ये भी एक ऑयल एक्सपोर्टिंग नेशन है। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा कमाई की है, जिसकी वजह से इनकी जो GDP है वो ऑलमोस्ट 12% जो है ना वो ग्रो की है। उसके बाद है जी US रिस्टोरिंग पाकिस्तान कैटेगरी 1 सेफ्टी रेटिंग। तो पाकिस्तान को इन्होंने कैटेगरी 2 में डाला हुआ था। कैटेगरी 2 का मतलब ये है कि जो आपके यहाँ जो फ़्लाइट सिस्टम है वो अनसेफ़ है,
तो इस वजह से जो है ना फेडरल एविएशन अथॉरिटी जो यूएस की है उसने जो पाकिस्तान को ना 2017 में जो है ना वो कैटेगरी 2 में डाल दिया था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कोई भी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं हो सकी पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान में। अगर यानी कि किसी ने लाहौर से अमेरिका जाना है या इस्लामाबाद से जाना है, पाकिस्तान के किसी भी शहर से अगर उन्होंने यूएस से जाना है तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकते थे। वो दुबई जाएंगे या फिर टर्की जाएंगे या किसी और कंट्री के थ्रू वो अमेरिका जाएंगे, डायरेक्टली पाकिस्तान से वो कोई फ़्लाइट नहीं जा सकती थी। तो अब इनकी जो फेडरल एविएशन अथॉरिटी ने कहा है, यूएस मीडिया ने रिपोर्ट किया कि ये पाकिस्तान का स्टेटस जो है ना वो अपग्रेड कर सकते हैं ग्रेड 2 से, यानी कि कैटेगरी 2 से कैटेगरी 1 में जो है ना पाकिस्तान को ला सकते हैं। कैटेगरी 1 में वो कंट्रीज होते हैं जो सेफ़ होते हैं, तो अभी चांसेस हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो अपग्रेड होकर कैटेगरी 1 में आ जाए। तो इससे फिर क्या होगा कि डायरेक्ट फ़्लाइट्स जो है ना वो पाकिस्तान से जो है ना एयरपोर्ट से जाएंगी डायरेक्टली जो है ना वो वाशिंगटन यानी कि अमेरिका में डायरेक्टली जा सकेंगी। नेक्स्ट है जी, एक्सपोर्ट टू यूएस हिट $9 बिलियन। पाकिस्तान की जो लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है वो यूएस ही रही है, और इसमें जो अगर इस साल की बात करें तो $9 बिलियन हमारी एक्सपोर्ट हुई हैं, जो कि पिछले साल जो थी $7 बिलियन, यानी कि 35% का इंक्रीज़ आया एक्सपोर्ट में हमारी, तो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुई है। तो इस जो अगर हम इंपोर्ट्स की बात करें तो वो 2021-22 जो साल है फाइनेंशियल ईयर है उसमें $3 बिलियन रही हैं, और लास्ट ईयर की अगर हम बात करें 2020-21 की तो उसमें $2.4 बिलियन थी। तो यानी कि इंपोर्ट्स भी हमारी बढ़ी हैं और हमारी एक्सपोर्ट्स भी काफ़ी बढ़ी हैं। तो फाइनेंशियल ईयर्स की बात हो रही है तो पाकिस्तान का जो फाइनेंशियल ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 जुलाई से। तो ये इस तरह है कि कायद-ए-आज़म ने जो है ना स्टेट बैंक का जो है ना वो इनॉग्रेट किया था 1 जुलाई को, तो उस लिहाज से जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है वो 1 जुलाई है। इस तरह अगर इंडिया के फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और यूएसए का जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अक्टूबर से जो है ना वो स्टार्ट होता है। और चाइना के जो है ना चाइना में एक्सपोर्ट्स पाकिस्तान की कितनी है, तो एक्सपोर्ट्स टू चाइना वो हैं जी हमारी $1.605 बिलियन, यानी कि काफ़ी कम है यूएस के निस्बत। तो हमारा जो लार्जेस्ट एक्सपोर्टिंग नेशन हमारा कंट्री एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है पाकिस्तान की वो यूएसए ही है। उसके बाद नेक्स्ट है, रशिया हाल्ट्स गैस सप्लाईज टू लटविया। रशिया ने जो गैस सप्लाई बंद कर दी है लटविया। लटविया एक बाल्टिक स्टेट है, इसका कैपिटल है रीगा। तो इसको इन्होंने जो है ना वो गैस सप्लाईज बंद कर दी हैं। इनकी जो गैस कंपनी है जो स्टेट ओन्ड है वो रशिया की वो गैसप्रोम है, जो गैस प्रोवाइड करती है डिफरेंट कंट्रीज़ को। तो गैसप्रोम ने जो है ना वो लटविया को गैस सप्लाईज बंद कर दी हैं। इससे पहले इन्होंने पोलैंड को, बल्गेरिया, फिनलैंड, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, इन सब कंट्रीज़ को जो है ना वो गैस सप्लाईज़ ऑलरेडी बंद कर रखी हैं रशिया यूक्रेन वॉर की चलते हुए, क्योंकि वो ये जो कंट्रीज़ हैं वेस्टर्न नेशंस जो है ना ये वेपन्स प्रोवाइड कर रहे हैं यूक्रेन को, तो एज अ रिटेलिएशन जो है ना फिर रशिया भी जो है ना इनको गैस सप्लाईज बंद कर रहा है। नेक्स्ट है जी, पीस टॉक्स विद टीटीपी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है ना जो कि एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ जो पीस टॉक्स हैं काबुल में वो चल रही हैं। इसी महीने में जुलाई में एक 8 मेंबर जो है ना डेलीगेशन गया था उलेमा का, जिसको हेड कर रहे थे जस्टिस तकी उस्मानी। तो वो उन्होंने अपनी डिमांड्स रखी हैं तालिबान ने उनके आगे कि एक कॉन्स्टिट्यूशन जो है पाकिस्तान का उसको इस्लामिक फोल्ड में लाया जाए, और जो सेकेंडली जो फाटा मर्जर है जो कि केपी के साथ फाटा को जो मर्ज कर दिया गया उसको रिवर्स किया जाए, और ये उन्होंने डिमांड्स रखी हैं। अब ये जो उलेमा का जो डेलीगेशन है ये तो वापस आ गया, और उसके बाद अभी एक और डेलीगेशन गया है 17 मेंबर्ड ट्राइबल एल्डर्स का जो डेलीगेशन है वो काबिल गया है, ताकि टॉक्स को रिज्यूम किया जा सके और इनके साथ कोई एग्रीमेंट जो है ना वो फाइनलाइज हो सके। तो ये थे जी आज के करंट अफेयर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।